नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें। यहाँ दो शब्द मोटिवेशनल कोड आपके लिए दिया गया है, जिससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। देखिए यहाँ 4 लाइन सुंदर सी दी गई है। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। मतलब आप निरंतर प्रयास करते रहे तो यकीन मानिए आप सफल होके ही रहेंगे। इसी क्रम में आपसे गुजारिश रहेगा कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो देखिए पहला दिया गया विकल्प 3 नवंबर, दूसरा दिया गया 7 नवंबर, तीसरा 5 नवंबर, चौथा दिया गया 8 नवंबर। यहां जो सही विकल्प हमारा है विकल्प नंबर डी। प्रत्येक वर्ष 8 नवंबर को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाना प्रारंभ किया गया है? तो ये 2012 से मनाया जाना प्रारंभ किया गया है। साथ ही साथ आपको यहीं से याद रखना है एक्स-रे किरणों के बारे में। तो एक्स-रे किरणों की खोज कब हुई थी? 1895 ईस्वी में। कब? 1895 ईस्वी में हुआ था। और जर्मनी के भौतिक शास्त्री थे जिनका नाम रोंजेंटन है। इनके रोंजटन के द्वारा एक्सरे किरणों का खोज किया गया था। और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में किसे गया था? तो एक्सरे के खोज के लिए रोंजटन को दिया गया था, जो कि जर्मनी से संबंधित थे। अगर हम बात करें अन्य विकल्पों की तो आपको जरूर याद रखना है 3 नवंबर को पहली बार 2022 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मनाया गया है। पहली बार है। और यहाँ ये किसकी पहल है? यहाँ आपको याद रखना है ये पहल है यूनेस्को की। किसकी है? यूनेस्को की है। और इसका कार्यक्रम है MAB, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 1971 में प्रारंभ किया गया था। और इसका मुख्य कारण है प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जो स्थल महत्वपूर्ण है उनको संरक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम 7 नवंबर के बारे में बात करें तो विश्व आपको ध्यान रखना है यहाँ पर विश्व कैंसर जागरूकता सप्ताह के रूप में कौन सा मनाया जाता है या दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को मनाया जाता है। जबकि विश्व कैंसर दिवस आपसे पूछा जाए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। यही 5 नवंबर के बारे में आपको भूलना नहीं है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है 5 नवंबर को मनाया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आपको जरूर याद रखना है। साथ ही साथ यहां देखिए आपका इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी, मतलब रेडियोग्राफी का अध्ययन जो है ये रेडियोलॉजी कहलाता है। और 8 नवंबर को मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने वर्ष 1941 तक मथुरा और वृंदावन को शून्य कार्बन उत्सर्जन स्थल के रूप में बनाने की घोषणा की है? यहां देखिए पहला दिया गया उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा महाराष्ट्र। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर्यावरण की दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं परीक्षा में आने वाले प्रश्न है, आप इनको जरूर ध्यान से सुनेंगे और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को भी ध्यान देना है। तो यहां हमारा जो सही विकल्प है उत्तर प्रदेश में मथुरा और वृंदावन जो शहर हैं इनको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2041 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन स्थल के रूप में विकसित करने का घोषणा किया है। अब यहां आपसे एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन का आशय क्या है? कि यहां पर कार्बन उत्सर्जन बंद कर दिया जाएगा? तो इसका आशय यह नहीं है। शून्य कार्बन उत्सर्जन का आशय है कि जितना कार्बन उत्सर्जन किया जाएगा तो उसके अवशोषण का जो व्यवस्था है वह भी पर्याप्त मात्रा में होगी और
और टोटल जो उत्पादन और उपभोग की क्षमता जो या अवशोषण की क्षमता है वो दोनों बराबर होगा। इसी को शून्य कार्बन उत्सर्जन कहा गया है। अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, आपको ध्यान रखना है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कि 26 ग्लासगो में आयोजित किया गया था, यहीं पे भारत के द्वारा कार्बन उत्सर्जन को समाप्त करने की अवधि कब तक की गई है या कब तक का लक्ष्य रखा गया है, तो भारत के द्वारा 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। अब यहां बात हो रही थी उत्तर प्रदेश से, तो आपको जरूर ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हाल ही में कुछ बिंदु जो हैं वो चर्चा में रहे हैं। अगर हम बात करें भारत का 33वां हाथी रिजर्व कहां बनाए जाने की घोषणा किया गया है और क्या नाम है, तो उसका नाम है तराई हाथी रिजर्व है, जो कि उत्तर प्रदेश का दूसरा है और भारत का 33वां है। यहीं से आपको याद रखना है प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में कब प्रारंभ किया गया था, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। साथ ही साथ हाल ही में चर्चा में रहा है भारत का 53वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है, तो ये रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि कहां स्थित है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित है और यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व या नवीनतम टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। यहीं से याद रखना है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें यहां उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कि ये कौन सा क्रम का टाइगर रिजर्व है, तो ये चौथा होगा। अगर हम बात करें कि अमृत सरोवर भारत में सबसे पहले कहां पर स्थापित किया गया, तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थापित किया गया। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही साथ आपको याद रखना है अंतरराष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था, तो नोएडा में किया गया था और इसका उद्घाटन किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो नाइट सफारी स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। कहां स्थापित किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नाइट सफारी स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां से कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसको नोट डाउन कर ले। जैसे अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है यह गोरखपुर में होता है। कहां होता है, गोरखपुर में होता है। सबसे कम कहां होता है, तो यह मथुरा में होता है। कहां होता है, मथुरा में होता है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेला, यह भी प्रश्न कला संस्कृति की दृष्टिकोण से पूछा गया है, सर्वाधिक मेला कहां लगता है, तो मथुरा में सर्वाधिक मेला लगता है। जबकि सबसे कम मेला जो है यह पीलीभीत में लगता है। कहां लगता है, पीलीभीत में लगता है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। यहां देखिए मथुरा में एक प्रसिद्ध मंदिर है, आपको याद रखना है प्रेम बिहारी मंदिर कहां पर स्थित है, तो आपको याद रखना है प्रेम बिहारी मंदिर जो है इसका संबंध मथुरा से है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है और इससे संबंधित जो फैक्ट हैं या जेके हैं वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यहां देखिए विकल्प हमारा है विनय मोहन क्वात्रा, दूसरा अजय कुमार सूद, तीसरा है ऋतुराज अवस्थी, चौथा डॉक्टर मनोज सोनी। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी सही होगा। भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको क्रम भी याद रखना है। भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि विधि आयोग का गठन स्वतंत्रता से पहले या भारत में सबसे पहले विधि आयोग का गठन किसके कार्यकाल में किया गया था, तो आपको याद रखना है विलियम बेंटिंग के
कार्यकाल में, बेंटिंक के कार्यकाल में किया गया था। आपको ध्यान रखना है कब से, 1828 से 1834। कब? 1828 से 1834। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंक थे। साथ ही साथ एक प्रश्न पूछा जाता है कि सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में 1829। कब? 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था, और जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। एक प्रश्न यहां और भी पूछा जाता है कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष किसके शासनकाल में स्थापित किए गए थे या नियुक्त किए गए थे? तो प्रथम विधि आयोग अध्यक्ष के रूप में मैकाले, कौन? मैकाले, लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया था। और ये किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था। अगर हम बात कर लें कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो एम.सी. शीतलवाड़ को भारत के स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विधि आयोग के रूप में नियुक्त किया गया था। अगर इस प्रश्न को पुनः देखें तो प्रश्न हमारा है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तर हमारा हो गया ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया। अगर हम बात करें कि विधि आयोग का गठन भारत में सर्वप्रथम कब किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में 1828 से 1834 के दौरान किया गया था। इसी दौरान सती प्रथा का अंत हुआ था और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड मैकाले को चुना गया था। अगर स्वतंत्रता के बाद की बात की जाए तो भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में एम.सी. शीतलवाड़ चुने गए थे, और वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। अब यहां अन्य विकल्पों को हम देख ले जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर बात करें विनय मोहन क्वात्रा जी के बारे में, विनय मोहन क्वात्रा जी को, तो आपको ध्यान रखना है भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय मोहन क्वात्रा जी को नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो ये हर्षवर्धन श्रृंगला जी के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। अगर बात करें अजय कुमार सूद जी के बारे में, अजय कुमार सूद जी के बारे में, तो आपको याद रखना है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार सूद को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें डॉक्टर मनोज सोनी की, तो आपको याद रखना है यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। यहीं पे आपको एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे किया गया था। इसके सीईओ के रूप में, साथ ही साथ उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह भी प्रश्न आपको ध्यान रखना है। सीईओ के रूप में परमेश्वरन अय्यर हैं। साथ ही साथ उपाध्यक्ष के रूप में देखें तो डॉक्टर सुमन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। यहां देखिए दिया गया है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, और भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे, अगर बात करें स्वतंत्रता के बाद की तो एम.सी. शीतलवाड़ थे, और पहले की बात अगर की जाए तो लॉर्ड मैकाले थे। यहां पिक्चर भी दिया गया है, आप ध्यान देंगे। अगला है हाल ही में किस राज्य के द्वारा पद्म सम्मान के समान पुरस्कार की घोषणा किया गया है? अब आपको ध्यान रखना है, पूछा जा रहा है पद्म सम्मान के समान पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो विकल्प हमारे दिए गए, पहला तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा उड़ीसा। यहां जो सही विकल्प होगा हमारा विकल्प नंबर बी सही होगा। केरल राज्य के द्वारा पद्म पुरस्कारों के समान। अब पद्म पुरस्कारों के समान से अगर हम बात करें तो यहां पर केरल के द्वारा केरल ज्योति सम्मान, साथ ही साथ दूसरा जो है ये केरल प्रभा सम्मान,
साथ ही साथ तीसरा जो है ये केरल श्री सम्मान। यह पद्म सम्मानों के सम्मान केरल ज्योति, केरल प्रभा और केरल श्री सम्मान की प्रारंभ किया गया है केरल राज्य के द्वारा। अगर हम बात करें तो पहली बार केरल ज्योति सम्मान से सम्मानित किया गया है किसे? एम टी वासुदेवन नायर, एम टी वासुदेवन नायर को, और इन्हें पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी ये सम्मानित किए जा चुके हैं और इन्हें केरल राज्य के द्वारा पहला केरल ज्योति सम्मान से या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में पद्म सम्मान के समान पुरस्कारों की घोषणा केरल राज्य में किया गया, तो इसमें सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है? तो आप ध्यान रखेंगे केरल ज्योति जो है यह सबसे बड़ा पुरस्कार है और उसके बाद केरल प्रभा है, फिर केरल श्री है। अगर हम बात कर ले यहाँ केरल राज्य से तो आपको ध्यान रखना है इसकी राजधानी क्या है? तो त्रिवेंद्रपुरम जो है इसकी राजधानी है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आरिफ मोहम्मद खान जी जो हैं यहाँ के राज्यपाल के रूप में हैं। साथ ही साथ पूछा जाता है कि केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें मोपला विद्रोह का संबंध किस राज्य से है जो कि 1921 में मुसलमानों के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है मोपला विद्रोह का संबंध केरल राज्य से है जो कि 1921 में प्रारंभ हुआ था और यह मुसलमानों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगर बात करें भारत में जेंडर पार्क की स्थापना भारत में पहले किस राज्य में किया गया है? तो जेंडर पार्क की स्थापना केरल में किया गया है। अगर पूछा जाए ग्रैफीन संयंत्र की स्थापना भारत के पहले किस राज्य में किया गया है? केरल में किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में कि पश्चिमी घाट या इसी को शांत घाटी या इसी को साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है का मुख्यतः संबंध किस राज्य से है? तो केरल राज्य से है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो या पश्चिमी घाट, शांत घाटी या साइलेंट वैली में पाया जाता है जो कि केरल राज्य से संबंधित है। यहां एक जानकारी और भी आप याद रखेंगे तमिलनाडु से संबंधित, तो आपको ध्यान रखेंगे तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। और T+2 पुरस्कार से किस टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है इसे T+2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो आपको याद रखना है भारत का पहला एक्वा पार्क या मछली म्यूजियम की स्थापना कहां की जा रही है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। ये सारे प्रश्न आपको जरूर याद रखना है। अब यहां बात हो रही पद्म सम्मानों की, तो इसी क्रम में हम भारत के महत्वपूर्ण जो सम्मान है या सर्वोच्च सम्मान है उनसे संबंधित जानकारियों को देखें जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। अगर हम बात करें कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च सम्मान के रूप में भारत रत्न है। और आपको ध्यान देना है कि विगत जो भारत रत्न दिया गया है किन किन लोगों को दिया गया है? तो भूपेन हजारिका को, साथ ही साथ प्रणब मुखर्जी को दिया गया था और नानाजी देशमुख को दिया गया था। आपको ध्यान रखना है। यह भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। अगर बात करें पद्म सम्मानों में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण सम्मान है। और हम यहां 2022 की बात कर लें तो टोटल 128 लोगों को दिया गया है जिसमें 4 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है और आपको याद रखना है 17 लोग जो हैं ये पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए गए हैं और 107 लोग जो हैं ये पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। हम यहां बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण है
पद्म भूषण सम्मान की, तो पद्म भूषण सम्मान से 4 लोग कौन कौन सम्मानित किए गए हैं? तो आपको याद रखना है, पहला राधे श्याम खेमका है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कल्याण सिंह जी थे। और तीसरे की बात करें तो जनरल बिपिन रावत जी थे, जो कि भारत के पहले सीडीएस थे। साथ ही साथ अगर चौथे की बात करें तो प्रभा आंत्रे, इनका संबंध महाराष्ट्र से था। ये 4 लोगों को भारत का जो सर्वोच्च सम्मान के क्रम में दूसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। आपको ध्यान रखना है, इसमें 3 लोग जो हैं ये मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया था, और प्रभा आंत्रे जो हैं इनको यह सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगर हम बात कर लें यहां 17 जो लोग पद्म भूषण सम्मान में दिया गया था, तो यहां पर सत्या नडेला और सुंदर पिचोई ये 2 माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सीईओ थे। इन लोगों को पद्म भूषण सम्मान से 2022 में सम्मानित किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो यह काफी चर्चित मेला है और इसे ऊंटों का मेला या इसे कार्तिक मेले के नाम से भी जाना जाता है। अब बात हो रही है कि अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला, तो इसका संबंध किस राज्य से है? तो देखिए, पहला दिया गया महाराष्ट्र, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान, चौथा असम। यहां जो हमारा सही विकल्प है मित्रों, यह विकल्प नंबर सी सही होगा। राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले का आयोजन किया जा रहा है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर जो है दोस्तों, ये यहां की राजधानी है। और अशोक गहलोत जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं, जबकि कलराज मिश्र जी जो हैं यहां के क्या हैं? यहां के राज्यपाल के रूप में हैं। अब यहां राजस्थान में अगर बात करें तो इसे अभी जैसा कि हम लोगों ने बात किया, इसे ऊंट मेला, पुष्कर का ऊंट मेला या कार्तिक मेला के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अब की बार लंपी बीमारी के कारण यहां पर पशुओं का जो मेला है उसे वर्जित किया गया था, उसे स्थगित किया गया था, नहीं लगाया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। और लंपी बीमारी पशुओं में होने वाली बीमारी है, जिससे जानवरों में बुखार और उनके शरीर पे तमाम सारे चकत्ते या दाग पड़ने से और अत्यधिक बुखार होने से उनकी मृत्यु भी हो रही थी। इसी से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि अब की बार इस मेले का आयोजन में पशुओं का मेला नहीं किया गया। अगर हम बात कर लें यहां राजस्थान राज्य से, तो आपको जरूर याद रखना है यहां की चर्चित योजना है चिरंजीवी योजना। कौन सी? चिरंजीवी योजना। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि चिरंजीवी योजना का संबंध किस राज्य से है, या पूछा जाता है बोल्ड योजना। कौन सी योजना? बोल्ड योजना का संबंध किस राज्य से है, या आपसे पूछा जाए अनुकृति योजना का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो इसका संबंध भी राजस्थान राज्य से है। अभी हम लोगों ने पिछले प्रश्न के माध्यम से देखा मित्रों कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व बना, जो कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है। इसी क्रम में आपको 52वां याद रखना है कि 52वां टाइगर रिजर्व जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो 52वां टाइगर रिजर्व जो है या राजस्थान के बूंदी या इसे रामगढ़ बिस्दारी टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। यह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व के रूप में चिन्हित किया गया था। अगर हम बात कर लें यहां राजस्थान राज्य से ही, तो आपको जरूर याद रखना है स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन या स्टैचू ऑफ पीस की स्थापना कहां की गई है, तो राजस्थान राज्य में किया गया है। और यह किससे संबंधित है, तो जैन मुनि। कौन? जैन मुनि से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का स्थापना कहां किया गया है, तो राजस्थान के राजसमंद। कहां किया गया है? राजसमंद में किया गया है, आपको याद रखना है। और इसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है
इसका नाम विश्वास स्वरूपम जो है इसका नाम है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाता है सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, साथ ही साथ केवला देव नेशनल पार्क, और आपको याद रखना है सांभर झील का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो इन सब का संबंध राजस्थान राज्य से है। बात हो रही थी मेले की, तो असम राज्य में एक मेला का आयोजन किया जाता है, आपको याद रखना है कामाख्या मंदिर के करीब में अंबुबाची का मेला। कई बार पूछा गया है कि अंबुबाची का मेला किस राज्य से संबंधित है, तो असम राज्य से संबंधित है, और कामाख्या देवी मंदिर के बगल में लगने वाला मेला है, आपको याद रखना है। अगर हम बात कर लें, यहां आपसे पूछा जाता है लोसर महोत्सव का आयोजन, और लोसर जो है ये लद्दाख राज्य में आयोजित किया जाता है, और लोसांग की बात कर लें तो ये सिक्किम राज्य से संबंधित है। यहां एक प्रश्न और भी ऐसा पूछा जाता है, अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए पुष्कर मेला का आयोजन, तो राजस्थान राज्य से संबंधित है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले पुष्कर महोत्सव का संबंध कहां से है, तो यह जम्मू कश्मीर से है, और यह नदियों के महत्व को बताने के लिए जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आइए एक पिक्चर के माध्यम से इस मेले का अवलोकन करें, और अब की बार आपको याद रखना है कि यहां पर जानवरों को बाधित किया गया था, क्योंकि लंपी वायरस के संक्रमण के रोकने के कारण। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देख लें, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा भारतीय नौसेना ने सोनार सिस्टम का परीक्षण और मूल्यांकन प्रारंभ किया। अब देखिए यहां पहला दिया गया डीआरडीओ, दूसरा दिया गया इसरो, तीसरा दिया गया नासा, चौथा दिया गया जाक्सा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहां से प्रश्न लगातार बने रहते हैं, तो यहां हमारा सही विकल्प होगा डीआरडीओ। डीआरडीओ की बात करें तो इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी में होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहां है दोस्तों? नई दिल्ली में है, और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, तो डॉक्टर समीर कामत। कौन है दोस्तों? डॉक्टर समीर कामत जी जो हैं, ये डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में है। अगर हम बात करें, ये सोनार सिस्टम का परीक्षण के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है, इसका नाम भी याद रखना है स्पेस। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है स्पेस क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि डीआरडीओ के द्वारा सोनार जो सिस्टम है उसकी जांच करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसे स्पेस के नाम से जाना जाता है। अब यह डीआरडीओ का जो सोनार सिस्टम है इसके कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए प्रारंभ किया गया है। अब अन्य विकल्पों के रूप में अगर हम देखें, इसरो, यहां से भी प्रश्न लगातार बनता है, तो आपको याद रखना है 15 अगस्त 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना होती है, और इसका मुख्यालय जो है ये बंगलुरु में है, और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो आपको याद रखना है डॉक्टर शोभनाथ जी जो हैं वर्तमान में इसरो के प्रमुख हैं। अगर हम बात कर लें इसके पहले प्रमुख कौन थे, तो विक्रम साराभाई। कौन थे दोस्तों? विक्रम साराभाई जो थे ये पहले इसरो के अध्यक्ष के रूप में थे, और अंतरिक्ष विज्ञान का भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो विक्रम साराभाई को जाना जाता है। अगर हम बात करें नासा की, तो यह यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है, आपको याद रखना है। इसकी भी स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था। और जाक्सा की बात करें तो यह जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश ने अंतरराष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है उससे अलग होने की घोषणा की है, तो आपको जरूर याद रखना है रूस के द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष से अलग होने की घोषणा की गई है। 2024 तक अपना अंतरिक्ष जो स्टेशन बनाए जाने की घोषणा रूस के द्वारा किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अब हाल फिलहाल के दिनों में अगर हम बात करें, कुछ उपग्रह और प्रक्षेपण चर्चा में रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें MOM की, मार्स ऑर्बिटर मिशन की, तो लंबे समय के बाद निष्क्रिय घोषित किया गया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। अगर हम बात करें किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो PSLV C25। किसके द्वारा? PSLV C25 के द्वारा। अगर हम बात करें हाल ही में रीसेट
रीसेट वन हाल ही में इंडोनेशिया के जकार्ता में निष्क्रिय हुआ है। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसे याद रखेंगे PSLV C12 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अगर बात करें 2022 की पहला प्रक्षेपण PSLV C52 EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 के द्वारा प्रारंभ किया गया था या लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करें PSLV C53 के द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए इसी क्रम में यहां एक महत्वपूर्ण जानकारी और भी देखें। तो यहां देखिए, आपको कभी कभी प्रश्न में पूछ लेता है दोस्तों कि सोनार का फुल फॉर्म क्या है, तो आप इसे जरूर याद रखें। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है ये सोनार का फुल फॉर्म है, और इसका कार्य जो है ये जो समुद्री जलयान है या नौसेना की जो जहाजें हैं उनके रास्ते को सुचारू रूप से व्यवस्थित करना, या जल के नीचे जो ऑब्जेक्ट हो या किसी प्रकार की असुविधा हो उसका पता लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और साथ ही साथ यहां प्रश्न पूछा जाता है कि सोनार में किस प्रकार की तरंगे उपयोग की जाती हैं, तो प्राश्रव्य ध्वनि जो है वो सोनार में उपयोग किया जाता है, और इसे फुल फॉर्म के रूप में साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के नाम से जाना जाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न देख लें। देखिए, हाल ही में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? यहां देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न में दिया गया है आसियान भारत शिखर सम्मेलन। अब यहां आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, तो विकल्प हमारे जो दिए गए, पहला द्रौपदी मुर्मू, दूसरा नरेंद्र मोदी, तीसरा जगदीप धनखड़, चौथा धर्मेंद्र प्रधान। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा विकल्प नंबर सी सही होगा। अगर हम बात करें आसियान की दोस्तों, तो यहां से प्रश्न लगातार बने हैं। आसियान की बात करें तो इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में किया गया था, और इसका मुख्यालय कहां है? इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता हुआ करती थी, इसका मुख्यालय जकार्ता में। इसमें शामिल सदस्य देश कितने हैं? तो 10 देश शामिल हैं, लेकिन आपको पुनः याद रखना है कि भारत आसियान देशों का सदस्य नहीं है। भारत आसियान देशों का सदस्य देश नहीं है, लेकिन इसके व्यवहार जो है या इसका जो सामरिक दृष्टिकोण से इसका जो व्यवहार है वो लंबे समय से चलता आ रहा है। इसी कारण इसे इस सम्मेलन का नाम रखा गया है आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन। यह कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो कंबोडिया की राजधानी जो है नामपेन में, कंबोडिया की राजधानी नामपेन में इसका आयोजन किया जाएगा। और भारत के तरफ से इसमें भाग लेने कौन गए हैं? तो यहां आपको याद रखना है जगदीप धनखड़ जी। और ये भारत के कौन है? ये भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी हैं। और इन्होंने किसे पराजित करके उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव जीता था? तो मार्गरेट अल्वा इनको पराजित करके इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीता था। अगर हम बात करें यहां कि उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 63 में वर्णित है। अगर बात करें उपराष्ट्रपति भारत के राज्यसभा या उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 64 में वर्णित है। अगर बात करें अनुच्छेद 65 की, तो उसके कर्तव्यों का उल्लेख कहां है? तो अनुच्छेद 65 में है। अब यहां बात हो रही थी जगदीप धनखड़ जी के बारे में, तो आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये व्यक्ति के आधार पे कौन से क्रम हैं और क्रम के आधार पे कौन से हैं? तो व्यक्ति के आधार पर 14वें उपराष्ट्रपति हैं, और अगर क्रम की बात कर लें दोस्तों तो ये 16वें उपराष्ट्रपति के रूप में क्रम के आधार पर हैं। और इससे पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर वर्तमान में बात करें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, तो ला गणेशन जी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पश्चिम बंगाल राज्य का। अगर हम बात करें द्रौपदी मुर्मू जी से, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 52 में वर्णित है। अगर हम यही बात कर लें अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है?
तो शपथ से संबंधित है। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 61 तो ये महाभियोग, किससे? महाभियोग से संबंधित है। और अगर बात करें अनुच्छेद 72 की तो क्षमा दान से संबंधित है। अगर यही बात कर लें अनुच्छेद 108 की तो आपको याद रखना है संयुक्त बैठक, कौन? संयुक्त बैठक की बात है। और अगर बात करें अनुच्छेद 123 की तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और अनुच्छेद 143 जो है ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति जो है ये अनुच्छेद 143 में वर्णित है। अगर द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बात करें तो यहां ये किस क्रम की हैं? तो ये 15वीं, भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में है द्रौपदी मुर्मू जी, और महिला के रूप में दूसरी है, महिला के रूप में दूसरी है। जबकि आदिवासी महिला के रूप में पहली है। और ये किस जनजाति से संबंध रखती हैं? तो ये संथाल जनजाति। कौन सी जनजाति? संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं। ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। और इनका जन्म स्थल कहां है? उड़ीसा के मयूरभंज से ये संबंधित हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। उम्मीद है आप इसको समझ पा रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा। इसी क्रम में आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप अपने से जो आपके मित्र हो या जो भी आपके संपर्क में हो इस वीडियो को जरूर प्रसारित करने या शेयर करने का काम करें। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहां देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में कि आसियान देशों में कौन कौन से देश आते हैं। तो यहां देखिए ब्रुनेई है, और आपको ध्यान रखना है ब्रुनेई, थाईलैंड है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, सिंगापुर है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है और वियतनाम है। ये 10 देश हैं और इन 10 देशों के समूह को आसियान के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1967 में किया गया था। आइए इसी क्रम में हम लोग अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न अगला देख लें। हाल ही में सिखों के पहले गुरु नानक देव का कौन सा प्रकाश वर्ष बनाया गया? यहां देखिए पहला दिया गया है 553वां, दूसरा दिया 453वां, दूसरा दिया गया 553वां और तीसरा दिया गया 551वां, चौथा दिया गया 521वां। यहां जो हमारा सही विकल्प है विकल्प नंबर बी 553वां गुरु नानक देव के जन्म का ये 553वां प्रकाश वर्ष दिवस मनाया गया है। अब इनका जन्म कहां हुआ था? तो 1469 ईस्वी में तलवंडी और ये वर्तमान में ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है स्थल। और ये वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में है, आपको ध्यान रखना है। और ये सिख धर्म के संस्थापक या सिख धर्म के पहले गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? तो गुरु नानक साहब को जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 10वें गुरु जो सिख धर्म है इनके 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं ये सिख धर्म के 10वें गुरु हैं। लेकिन आपको जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन है? तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये पुस्तक है, ये सिख धर्म के अंतिम गुरुओं के रूप में इन्हें मान्यता प्रदान है। और यहां से सिख धर्मों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। उन प्रश्नों को एक सूची के माध्यम से यहां आपके समक्ष रखा गया है। जैसे अगर हम बात करें गुरु नानक जी की तो यहां देखिए पहले हमने बात रखा कि इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी जो कि वर्तमान में ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान में है, इनके सिख धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक के रूप में रहे हैं। अगर बात करें गुरु अंगद की तो आपको जरूर महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है, पूछा जाता है कि गुरुमुखी लिपि के जनक किसे कहा जाता है? तो गुरु अंगद देव को कहा जाता है। अगर बात करें अमरदास की तो 22 गद्दी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो अमरदास जी के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें रामदास जी के बारे में तो अमृतसर शहर की संस्थापक या अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? रामदास जी ने किया था। पहले इसे रामदास नगर के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करें अर्जुन देव जी के बारे में तो यहां से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो अर्जुन देव जी द्वारा किया गया था। और जमीन किसके द्वारा उपलब्ध कराई गई थी? तो अकबर के द्वारा उपलब्ध कराया गया था। और अगर बात की जाए कि स्वर्णकारी
किसके द्वारा कराया गया था? तो राजा रणजीत सिंह जी के द्वारा स्वर्ण मंदिर पर सोने की कलई कराई गई थी। अगर बात करें गुरु गोविंद सिंह, तो यहां पर आपको रखना है अकाल तख्त की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। और हर्राय की बात करें तो उत्तराधिकार के युद्ध में किसने भाग लिया था? तो गुरु हर्राय जी ने भाग लिया था। और हरकिशन जी की बात करें तो अल्प वयस्क अवस्था में ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि किस सिख गुरु का अल्प वयस्क अवस्था में निधन हो गया था? तो हरकिशन जी है। अगर बात करें गुरु तेग बहादुर की, तो आपको याद रखना है गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा फांसी दी गई थी। और ये दूसरे गुरु हैं, सिख गुरु हैं। पहले कौन थे? तो अर्जुन देव जी थे। इनको जहांगीर के द्वारा इनकी हत्या करा दिया गया था। और दूसरे गुरु जो थे वो तेग बहादुर थे, इनको औरंगजेब के द्वारा फांसी दी गई थी। और गुरु गोविंद सिंह के बारे में बात करें तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसको जरूर आप याद रखेंगे। जब भी आप परीक्षा में बैठेंगे तो स्टैटिक जीके के रूप में या कला संस्कृति के दृष्टिकोण से आपको ये प्रश्न जरूर मिलने वाले हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा बैट्स ऐप किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया? तो देखिए पहला दिया गया प्रसार भारती, दूसरा सीबीआई, तीसरा NIA, चौथा CRPF। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा दोस्तों, ये प्रसार भारती के द्वारा प्रारंभ किया गया है ये बैट्स ऐप। इसका उद्देश्य क्या है? तो वाणिज्यिक जो विज्ञापन है या जो कार्यक्रम के विज्ञापन होते हैं उन विज्ञापनों का सही ढंग से शेड्यूल करना, ये इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है या प्रसार भारती के द्वारा प्रारंभ किया गया बैट्स ऐप का मुख्य कार्य है। अगर हम बात करें प्रसार भारती की, तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें सीबीआई की, तो वर्तमान में सीबीआई के प्रमुख कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल जो हैं ये वर्तमान में सीबीआई के प्रमुख हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है इसका फुल फॉर्म है। अगर बात करें NIA की, तो इसे बोला जाता है राष्ट्रीय जांच एजेंसी या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? हाल ही में दिनकर गुप्ता। कौन है दोस्तों? दिनकर गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है, आप इन्हें जरूर याद रखेंगे। अगर बात करें CRPF की, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में किया गया था। और पहले ये क्राउन के नाम से जाना जाता था और बाद में इसे आजादी के बाद इसे CRPF के रूप में परिवर्तित किया गया। और आपको ध्यान रखना है वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? तो सुजाय लाल थायोसन जो हैं ये वर्तमान में CRPF के प्रमुख हैं। अब यहां भी कुछ महत्वपूर्ण आपके नियुक्तियां हुई हैं या संबंधित हैं, तो आपको जरूर ऐप से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखने हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों सारथी ऐप का संबंध किससे है? तो आपने सेबी के द्वारा प्रारंभ किया गया है सारथी ऐप। अब यहां से महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में सेबी का गठन किस अधिनियम के द्वारा? तो 1992 अधिनियम 1992 के तहत सेबी का गठन किया गया था। और वर्तमान में सेबी की प्रमुख कौन है? तो पहली महिला जो है माधुरी पुरी बुच जी जो हैं ये सेबी की पहली महानिदेशक के रूप में हैं। अगर हम बात करें यहां सेबी का कार्य क्या है, तो शेयर मार्केट का निर्धारण करना या शेयर मार्केट को नियंत्रित रखना या उसके रेगुलेशन को बनाए रखना इसका मुख्य कार्य है। अगर आपसे बात की जाए फास्टर ऐप की, अगर यही बात किया जाए आपको सुपेस ऐप किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय का यह पोर्टल है, आपको जरूर याद रखना है। अगर इसी क्रम में महत्वपूर्ण जानकारियों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हाल ही में भारत के महान न्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखेंगे
आर वेंकट रमणी जी को भारत के मुख्य महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया है और किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 76 में वर्णित है। आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नियुक्त किया गया था? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को नियुक्त किया गया है। आपको ध्यान रखना है। 49वें कौन थे? तो आपको याद रखना है यू ललित जी जो हैं भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए थे। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किस स्थल पर रॉयल ऑस्ट्रेलिया नेवी और भारतीय नौसेना ने समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? देखिए, पहला दिया गया है भूमध्य सागर, दूसरा दिया गया बंगाल की खाड़ी, तीसरा दिया गया अरब सागर, चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा यह बंगाल की खाड़ी होगी। अब अगर हम बात करें बंगाल की खाड़ी से, तो आपको हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था कि सितरंग तूफान या सितरंग चक्रवात कहां पर आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो थाईलैंड के द्वारा किया गया था। अब यहां युद्धाभ्यास से बात पूछी जा रही है और यह तूफान का आपका महत्वपूर्ण था, इसी कारण यहां इसका चर्चा हुआ। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि नेवी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में नेवी दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नेवी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन हैं? तो आर हरिकुमार जी जो हैं ये वर्तमान में कौन है? नौसेना के प्रमुख हैं। यहीं से आपको याद रखना है कि 2 सितंबर 2022 को 100% स्वदेशी निर्मित पोतवाहक विमान नौसेना में कमीशन किया गया। उसका नाम क्या है? तो इसका नाम INS विक्रांत है। क्या नाम है? INS विक्रांत है। और किसके द्वारा? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको नौसेना में शामिल किया गया। अब युद्धाभ्यासों में तो आपको जरूर याद रखना है एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है ये जोड़ती है। साथ ही साथ पूछा जाता है कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है। यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के रूप में किसे जाना जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें यहां महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में तो आपको जरूर याद रखना है हाल ही में युद्धाभ्यास हुए हैं सिम्बेक्स युद्धाभ्यास किसके बीच में हुआ है? भारत और सिंगापुर। कौन कौन? भारत और सिंगापुर। अगर हम बात करें मालाबार युद्धाभ्यास की तो यह क्वाड देशों की पहल है। किसकी पहल है? क्वाड देशों की पहल है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जाइमैक्स की और धर्म गार्जियन की तो इस युद्धाभ्यास भारत और जापान के साथ आयोजित किया जाता है। टाइगर ट्रंप की बात कर लें और अगर बात करें वज्र प्रहार की तो यह भारत और यूएसए कौन भारत और यूएसए के बीच में आयोजित किया जाता है। ये सारे युद्धाभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, आपको इनको जरूर याद रखना है। इन्हीं क्रम में यहां देखिए पिक्चर भी दिखाया गया है और आपसे विदा लेने से पहले 2 शब्दों के साथ यहां देखिए लिखा गया है, डूबकर मेहनत करो और अपने आज पर कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही दिखोगे। मतलब आप निरंतर प्रयास करते रहिए, अपना 100% दीजिए, यकीन मानिए आप सफल होके ही रहेंगे। इसी क्रम में हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।